आयुष, कीर्ति, हर्षिदा, महालक्ष्मी, प्राची, ओमकार, आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। नाउ लेट मी नो, मैंने एक टॉपिक का नाम बोला था, पता चला सबको? यस सर। कौन सा चैप्टर कराने वाले हैं आज? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में क्या आप लोगों ने सिनॉप्सिस देखा? ऑनेस्टली लेट मी नो। हाँ, बोलो। आयुष, आवाज आ रही है या नहीं आयुष? सॉरी, मोहम्मद। मोहम्मद, ओके, देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। मोहम्मद, रिवाइज किया या नहीं ये बताओ। रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, क्या रिवाइज किया? गुड गुड। लेट मी नो द प्रेशर फॉर्मूला। प्रेशर फॉर्मूला क्या था? दैट प्रेशर which is having the thrust upon area. Pressure, thrust upon area, either we can say force upon area. That atmospheric pressure which is dependent on the height, density and gravity. Yes or no? Height, density and gravity. अच्छा, एक काम करो ना, आप लोग अपना नोट्स निकाल लो। ओपन द पेज नंबर 106, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। निकाले सबने? इस चैप्टर में बहुत ज्यादा हम लोगों को फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं है, जितने यहाँ पे एक्यूमुलेट करके दिए गए हैं वो सबसे बेस्ट हैं। मतलब ज्यादातर फ्लक्चुएशन इन्हीं पॉइंट्स में से होते हैं, राइट? तो दिख रहा है वहां पे सबसे पहले प्रेशर विच इज द थ्रस्ट अपॉन एरिया। फॉर्मूलाज को हाईलाइट करते जाओ, साइड में लिख लो प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंडेंट ऑन द हाइट, डेंसिटी एंड ग्रेविटी, एच रो एन जी। मिला? ये दोनों फॉर्मूलाज लिख लो। मतलब प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया तो लिखा ही है, साथ में ही प्रेशर इज इक्वल टू हाइट, डेंसिटी एंड ग्रेविटी। After that, we are having a viscosity. Can you know me what do you mean by the viscosity? Viscosity का मतलब क्या है? Force opposing the motion of the fluid. Force which is opposing the motion of motion of fluid. the fluid. Motion of a fluid. Mahalakshmi, that fluid viscous which is opposes the motion of any object. जब कोई दूसरी बॉडी उस पर्टिकुलर फ्लूइड में मोशन में होगा तो उस फ्लूइड के जो विस्कस है, जो उसका थिकनेस है, गाढ़ापन जो है, वो उस बॉडी के मोशन को अपोज करेगा। सुना आपने? हाँ सर। समझे क्या पॉइंट बोला मैंने? यस सर, यस सर। ओके, यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला लिखा है, F इज इक्वल टू ईटा ए dv अपॉन dz। दिख रहा है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला किसको बिलोंग करता है? ये फॉर्मूला किसे बिलोंग करता है? लेट मी नो। फॉर्मूला तो जाना पहचाना है। एक्चुअली जहां पे डी जेड लिखा हुआ है ना, वहां पे डी एक्स लिखा होना चाहिए था, जो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला था, या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट का भी फॉर्मूला वही सेम था। वेलोसिटी ग्रेडियंट ही बता दो, वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या था? आयुष, सॉरी मोहम्मद। dv upon dx. dv by dx।
ओके, तो जहां पे ये dz लिख के रखे हैं ना, याद रखना वहां पे क्या है, dx है वहां पे। तो ये फॉर्मूला किसको बिलोंग कर रहा है, पता तो चल ही गया होगा। फॉर्मूला किसे बिलोंग कर रहा है, मैं बताऊं, न्यूटन ने भी विस्कस फोर्स का एक फॉर्मूला दिया था, याद है, दैट विस्कस फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, viscous force which is directly proportional to area and directly proportional to velocity gradient. If we convert into a equal sign, at that time we'll get the coefficient of viscosity, area, dv by dx. ये फॉर्मूला न्यूटन के अकॉर्डिंग था जो विस्कस फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन शो किया हुआ है, नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि ये मोशन को अपोज करने के काम में आता है। यस और नो, यस और नो ऑल। Yes, sir. आफ्टर दैट वी आर हैविंग द स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या था, स्टोक्स लॉ ने, मतलब देखो, एक स्फीयर था, जब स्फीयर को हम लोग किसी भी फ्लूइड में छोड़ देते हैं तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे आता है, ये सुनो। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला जनरेट किया स्टोक ने, दैट विस्कस फोर्स which is directly proportional to coefficient of viscosity, right, directly proportional to the radius of sphere when the sphere which should be started to traveling in a viscous point, either the fluid, and directly proportional to the velocity of that object. अब हम लोग जब इसको इक्वल में कन्वर्ट करेंगे, so here we get the 6 pi eta rv, ये स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला है, याद रखना है आप लोगों को। स्टोक्स लॉ के बाद ही हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी जनरेट होती है, याद रखना, स्टोक्स लॉ के बाद हमारे पास क्या जनरेट होती है, टर्मिनल वेलोसिटी। दिख रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, व्हाट डू मीन बाय द टर्मिनल वेलोसिटी, बोलोगे, टर्मिनल वेलोसिटी, नो मोहम्मद, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है जिस पर्टिकुलर कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है उसे टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक मेटल बॉल ले लो और पानी के अंदर छोड़ दो, तो पानी के अंदर वो कौन सी वेलोसिटी से मूव हो रहा है, हाँ महालक्ष्मी, Terminal velocity. टर्मिनल वेलोसिटी। सिमिलरली अगर मैं किसी भी ब्रिज से या फिर टेरिस पे चढ़ के अगर कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो करूंगा, तो वो देखो, जो फ्लूइड है वो दो टाइप के होते हैं, एक लिक्विड और एक गैसेस। तो जब वो गैसेस में ट्रैवल करना शुरू करेगा, मतलब जब एयर में ट्रैवल करना शुरू करेगा, तो भी तो उसके पास टर्मिनल वेलोसिटी ही होगी, यस और नो। when the sphere object which should be started to travel inside a fluid, at that time it should be consumes the terminal velocity, and that terminal velocity which is having a formula, दिख रहा है ना फॉर्मूला, that terminal velocity which is equal to 2/9 r square rho minus sigma, ओके, अपॉन, ये r स्क्वायर है, या तो कंप्लीट अपॉन कर लो, अपॉन एटा, एंड हियर वी हैविंग अ ग्रेविटी। समझे सब? अब गाइस कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नहीं आप लोगों को हुए थे, वो समझ लो, जैसे कि स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट फ्लो, ये सारी चीजें क्या है। तो स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है कि जब आपके घर में पानी कभी गिरा है,
यस और नो? कभी पानी नहीं गिरा आप लोगों के घर में? गिरा है सर, बहुत बार गिरा। जब हम लोग उसके अंदर पाथ बना देते हैं तो देखो जो फ्लूइड्स हैं उसी पर्टिकुलर पाथ पे ट्रैवल करते हैं, आगे और पीछे नहीं जाते। यस और नो? यस सर। इसी को गाइस कहते हैं स्ट्रीम लाइन। क्या कहते हैं इसे? स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन। तो यहीं पे जनरेट होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। याद है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताया था मैंने आप लोगों को? अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। चलो देखो, अगर पाइप बहुत ज्यादा ब्रॉड होगी, देखो यहाँ पे A1 A2 बना हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को? डायग्राम में दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। तो एक जगह ब्रॉड है और एक जगह नैरो है, मतलब A1 ब्रॉड है, A2 क्या है? नैरो है। तो जब ब्रॉड पाइप से पानी नीचे गिरता है तो आप देखोगे उसकी स्पीड बहुत स्लो रहती है, बहुत ही आराम आराम से नीचे गिरता है। यस और नो? हाँ सर। गाइस एक सेकंड ना, आवाज आ रही है गाइस? यस सर। ब्रॉड पाइप से जब पानी नीचे गिरता है तो उसकी जो स्पीड होती है बहुत कम होता है, बट उसका एरिया थोड़ा सा ज्यादा होता है, राइट? लेकिन जब हम लोग उसको नैरो करेंगे, कभी अगर हम लोग पाइप को नैरो करते हैं तो आपने देखा होगा जो फ्लूइड है काफी स्पीड में निकलता है। हाँ यस सर। और नो? मतलब जो पानी है बहुत ही फास्टली निकलता है। तो कंडीशन क्या होता है यहाँ पे? पानी उतना ही आ रहा है, खाली उसकी स्पीड में क्या हो गया? चेंजेस हो गया। तो इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं, मतलब जितना एरिया का पानी पहले गिर रहा था अभी भी उतने एरिया का पानी गिर रहा है, खाली स्पीड में थोड़ा सा फर्क हुआ है। समझे? इसी को हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। ये जो A1 A2 इज इक्वल टू A2 V2 है। अब या तो ये फॉर्मूला लिख लो या तो आप लोग अपने नोट्स में हाईलाइट कर लो इन फॉर्मूलास तो को, इट्स प्रेशर अप में टू यू। चेंज होगा कि स्पीड में चेंज होगा? प्रेशर ज्यादा आएगा ना, स्पीड तो उतना ही रहेगा प्रेशर जितना वैसे, पानी पहले आ रहा था। अरे गधा है तू, कौन है भाई साहब? शुक्ला। अभिषेक, ऊपर देख क्या लिखा है मैंने जरा। प्रेशर किस पे डिपेंडेंट है देख जरा। स्पीड। प्रेशर किस पे डिपेंडेंट है? हाँ, हाँ सर, समझा। हाइट डेंसिटी और ग्रेविटी। कहीं एरिया दिया है मैंने? तो एरिया कम हो ज्यादा हो उससे प्रेशर में कोई लेना देना नहीं है। प्रेशर शुड बी अ कांस्टेंट, पास्कल लॉ याद रखो। किया हाईलाइट? रब कर दूं ये सब कुछ? हाँ सर। यस सर। ओके। अब गाइस यहीं पे हमारे पास जनरेट होते हैं दूसरे कंडीशंस, जैसे कि टर्बुलेंट फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब होता है कि जब वो नॉर्मल स्पीड में ट्रैवल करते हैं, नेचुरल स्पीड में। कौन? फ्लूइड्स। लेकिन अगर फ्लूइड्स सडनली उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाए, याद रखना, मतलब जो स्ट्रीमलाइन होता है वो इस तरीके से होता है, नेचुरल स्पीड में ट्रैवल करता है। अब ये जो नीचे मैंने जो एरो छोटे करते हुए चले गए ना, फ्रिक्शन की वजह से स्पीड कम होती है, जिसकी वजह से नीचे वाला जो लेयर होता है काफी स्लो ट्रैवल कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग कभी ऑब्जर्व करोगे लेक वगैरह में खड़े होकर, तो आपको फील होगा कि जो अपर लेयर से बहुत जल्दी जल्दी आपके पैर पे लग रहे हैं, मतलब आपको पानी बहता हुआ ज्यादा फील होगा। लेकिन जो नीचे का हमारा पोर्शन है उसे वाटर इतना स्पीड में जाते हुए फील नहीं होगा। कभी ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? हाँ सर, वो बारिश में पानी भरा हुआ रहता है बाहर। यस। तो गाइस इसे कहते हैं स्ट्रीमलाइन, जो नेचुरल स्पीड होती है। अगर इसकी स्पीड सडनली इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज होना पॉसिबल नहीं है, इंक्रीज ही होता है। अगर सडनली इंक्रीज हो जाएगा तो ये जो लेयर्स है ना ये इरेगुलर हो जाएंगे और ये ऐसा सर्कुलर पाथ में घूमने लगेंगे। इसे कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। क्या कहते हैं इसे? टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो। तो गाइस मतलब जब ये स्पीड सडनली इंक्रीज होती है तब जाके टर्बुलेंट फ्लो जनरेट होता है, ये बात याद रखना। और नॉर्मल स्पीड में ये नॉर्मल लेवल से चलते रहते हैं। और इनके जो नीचे के लेयर्स हैं इनकी स्पीड कम होती है, ये बात याद रखना। इसी स्पीड को हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटीज भी कहते हैं।
इसी स्पीड को क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। अब गाइस क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लो, वहां पे दिया हुआ है, दिख रहा है, Vc is equal to k eta upon density into r. That is the formula of critical velocity. And after the formula of critical velocity, everyone, हमें कैसा पता चलेगा कि कब ये जो फ्लूइड्स हैं ये स्ट्रीम लाइन में है और कब ये टर्बुलेंट फ्लो में क्रिएट होने वाले हैं? तो यहाँ पर हमारे पास है एक रेनॉल्ड नंबर, सुना आप लोगों ने? क्या है अपने पास? रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर। ये जो रेनॉल्ड नंबर है, यहाँ पर इन लोगों ने रेनॉल्ड नंबर को के से डिनोट कर दिया हुआ है। ये रब कर दो, चलेगा ना डायग्राम? यस सर। एक्चुअली गाइस जो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो इस तरीके से है, थोड़ा नॉर्मल रख देता हूँ जो आपके सिलेबस की तरह रहे और आपको याद रखने में भी इजी हो जाए। ओके, सो इज इक्वल टू n eta अपॉन डेंसिटी इनटू डायमीटर। ये आपका क्रिटिकल वेलोसिटी है। अब यहीं से ये जो n देख रहे हो ना, यहाँ पर आपके नोट्स में k दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना, विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द रेनॉल्ड नंबर ओनली। ठीक है, तो जब यहाँ से मैं रेनॉल्ड नंबर फाइंड आउट करूंगा, मतलब n फाइंड आउट करेंगे, सो आवर इक्वेशन विल बिकम व्हाट? इक्वेशन क्या बनेगा अगर रेनॉल्ड नंबर फाइंड आउट करेंगे? तो जैसे देखो नीचे दिया हुआ ना nr, तो डेंसिटी, डायमीटर एंड Vc अपॉन eta। तो ये जो रेनॉल्ड नंबर है गाइस, रेनॉल्ड नंबर अगर 0 से 2000 के बीच में है, समझ जाना ये स्ट्रीम लाइन है, विच इज एक्चुअल नंबर। रेनॉल्ड नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये 0 से 2000 के काउंट में है तो जो लिक्विड का फ्लो है वो स्ट्रीम लाइन में होगा। याद रखना, किस में होगा? स्ट्रीम लाइन में होगा, मतलब पहला वाला जो डायग्राम बनाया था। और अगर इसका जो वैल्यू है वो 3000 से ऊपर होगा तो समझ जाना ये टर्बुलेंट फ्लो बनाएगा। और जब ये 2000 और 3000 के बीच में होगा तो ये अनस्टेबल होगा, मतलब कभी भी चेंज हो सकता है ये टर्बुलेंट कंडीशन में, मतलब ये स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट में कभी भी कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे कुछ रेंजेस हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये रेंजेस। अगर 0 से 2000 में है तो ये स्ट्रीम लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये 3000 से अबव है, अबव 3000, तो ये टर्बुलेंट फ्लो है। और अगर ये इन बिटवीन 2000 टू 3000 है तो याद रखना ये अनस्टेबल कंडीशन में है, ये कभी भी स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो वेदर प्रिडिक्टेड है, जो होती है वेदर प्रिडिक्शंस जो होते हैं, तो ये वेदर प्रिडिक्शंस इन्हीं कंडीशंस को रख के होता है। चक्रवाती तूफान, अभी आप लोगों ने देखा होगा बीच में और भी कुछ आए थे ना तूफान वगैरह, ऐसे साइक्लोन्स आए थे। कौन सा था? अभी कुछ दिन पहले ही आया हुआ था, लास्ट ईयर जैसा निसर्ग था, निसर्ग तूफान। ऐसे इस साल के भी कुछ साइक्लोन्स आए थे। तोकते सॉरी, फिर से तोकते जोर से बोलो, आप क्या बोल रहे हो? मुझे आवाज नहीं आ रही। तोकते हाँ हाँ, ताउते, ताउते, सर टाउते। हाँ ताउते, ताउते साइक्लोन आया हुआ था ना, कुछ दिन पहले की बात है। हाँ सर। ओके, रब कर दिए सब कुछ। ओके, अब इस बर्नौलिस थ्योरम, ये जो बर्नौलिस थ्योरम है विच इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर and the kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume is equal to constant. That Bernoulli's principle, it is the sum of the pressure constant and the kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume is equal to constant. याद रखना, ये बर्नौलिस थ्योरम है। तो इसके दो फॉर्मूलाज हैं, एक फॉर्मूला नीचे भी दिया हुआ है देखो,
P plus 1 upon 2 density into V square is equal to a constant. मतलब ये दोनों फॉर्मूलाज को हाईलाइट करके रखो गाइस, ये बर्नौलीज कंडीशन में आप लोगों को यूज होंगे। अब यहाँ पर अपने पास 3 टाइप के डिवाइस आ जाते हैं। कौन कौन से? जिससे हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं। कौन कौन से वो मेजरिंग कंडीशंस हैं कीर्ति? अरे ओपन ट्यूब मैनोमीटर, बैरोमीटर, याद है आप लोगों को? नहीं याद है किसी ने भी? मोहम्मद, बैरोमीटर क्या था? हाँ मोहम्मद, that barometer, which is measures the atmospheric pressure. And what about the manometer? Which is measures the pressure difference. Yes or no? Which is measures the pressure difference. Similarly, guys, we are having a venturimeter. So venturimeter, it is also one device used to measuring the speed of incompressible liquid. आप लोगों ने देखा होगा पाइप वगैरह में, अगर आपके घर के आसपास पाइप वगैरह होंगी तो उसमें देखोगे तो एक व्हाइट कलर का मीटर लगा होता है छोटा सा। यस सर। जैसा गैल्वेनोमीटर जैसा है ना, वैसा ही एक व्हाइट कलर का ऊपर मीटर लिखा रहता लगा होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं वेंचुरीमीटर, जहां पे इनकॉम्प्रेसिबल स्पीड का, फ्लूइड की स्पीड को मेजर करते हैं हम लोग। ये बात याद रखना। आफ्टर दैट गाइस, जब भी पानी ओवरफ्लो होने के बाद नीचे गिरता है तो उसको हम लोग इफ्लक्स कहते हैं। पानी जब ओवरफ्लो होने के बाद नीचे गिरता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ग्लास है, ग्लास को पूरा भर दो फिर भी पानी डालो तो पानी नीचे गिरना शुरू होगा ना, उसको इफ्लक्स वेलोसिटी कहते हैं। एंड दैट इफ्लक्स वेलोसिटी शुड बी v is equal to under root 2gh. Okay, and here we having one time also. If you need to find out the time of liquid to reach the best level, जब बेस लेवल पे आने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, तो दैट इक्वेशन शुड बी 2 capital H minus small h, which is the difference of the liquid level upon the gravity. ये फॉर्मूलाज को हाईलाइट कर लो, फॉर्मूलाज दिख रहा है ना? सिमिलरली रेंज ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग आउट फ्रॉम द ऑरिफाइस, ऑरिफाइस मतलब एक छोटे से गैप से वो नीचे की तरफ गिर रहा है। अब गाइस लास्ट सरफेस टेंशन है, तो सरफेस टेंशन बहुत ही सिंपल चैप्टर था। आई होप कि आप लोगों ने उसे याद रखा होगा। खाली आप लोगों को समझने के लिए एक करेक्शन में यहाँ पे करा देता हूँ। जैसे कि एक्सेस प्रेशर देख रहे हो ना आप लोग, 2s लिखा है ना, 2s का मतलब सरफेस टेंशन है, मतलब 2T/R। यहाँ पे सरफेस टेंशन को s से रिप्रेजेंट किया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है? सुना सबने? Yes, sir. आगे बढ़ जाएं? आ जाओ भाई, क्वेश्चंस पे आ जाओ, एग्जाम ड्रिल पे आ जाओ। दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन दिखा सबको? A piece of solid weighs 120 gram in air, 80 gram in water and 60 gram in a liquid. The relative density of the solid and that of the liquid are respectively. Guys, relative density का फॉर्मूला लिखो पहले। Relative density of solid, बोलो। Relative density का फॉर्मूला बोलो। Relative density of solid. Mass per volume. Weight in air upon weight in air upon weight in air upon again weight in air minus weight in water.
weight in air upon weight in air minus weight in water, right? मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, तुम लोग पूरा लिखना। वेट इन एयर अपॉन वेट इन वाटर माइनस, सॉरी, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो गाइस ये रिलेटिव डेंसिटी है सॉलिड का, दैट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर आइदर द लिक्विड लिख लो, relative density of liquid which is equal to weight in air minus weight in liquid upon weight in air minus weight in water। फॉर्मूला दिख रहा है? Yes or no everyone? Yes, sir. Okay, then do it। क्या फाइंड आउट करना है फर्स्ट क्वेश्चन में? Relative A piece density of, of solid and liquid. गुड, फॉर्मूला मिल गया ना? Yes, sir. Do it। ऑप्शन डी मिला सबको? Yes, ऑप्शन sir. डी? हाँ, sir. भाई जिनको नहीं मिला लेट मी नो। हाँ, जिनको नहीं मिला है भाई पूछ लो। अभिषेक निकाले या नहीं? मिला सर। आयुष आगे बढ़े। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो एंड लेट मी नो। आप लोग बर्नौली प्रिंसिपल को रेफर कर सकते हो। Sir, conservation of energy. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही क्यों? सर उसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का ही बात हुआ है। यस, मतलब बेसिकली क्या है, दैट इज इट इज द सम ऑफ द प्रेशर कांस्टेंट एंड द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब कंजर्व ना। हाँ सर। तो मतलब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ही कंडीशंस होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ डेंसिटी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ डेंसिटी रियली पॉसिबल है कभी? इन लोगों ने लिख तो दिया है, आप लोगों का दिमाग क्या बोलता है? कंजर्वेशन ऑफ डेंसिटी नाम की चीज होती है? चलो लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम समझ में भी आता है, डेंसिटी पॉसिबल है क्या? नहीं। तो थोड़ा सा भी ब्रेन यूज करोगे पता चल जाएगा क्या एग्जैक्ट आंसर है। यस और नो ऑल? शुरू करो। थर्ड,
जिग्नेश करो क्वेश्चन नंबर 3। 2 वेसल्स दिए हैं, ध्यान से करना जरा। दोनों में अलग अलग वेलोसिटीज हैं, v1 और v2, और लिक्विड की डेंसिटी भी अलग अलग है। If you guys done, then let me know, huh? मोहम्मद, इफ्लक्स वेलोसिटी चेक करो, इफ्लक्स वेलोसिटी। कीर्ति, महालक्ष्मी, इफ्लक्स वेलोसिटी चेक किया क्या आप लोगों ने? इफ्लक्स वेलोसिटी क्या दिया हुआ है यहाँ पे? हमारे पास इफ्लक्स वेलोसिटी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? √2gh। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पर जब हम लोग v1 यूज करेंगे तो v1 के लिए वेलोसिटी क्या है? अगर v1 चेक करेंगे तो वेलोसिटी v1 का तो कंडीशन वही होगा, 2g। h की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? हाइट क्या दिया हुआ डायग्राम में? हाफ दिया है ना, h/2। देखो लिखा हुआ है ना वहां पे, यस सर। 2 small holes are punched at depth h/2, so we'll write the h/2, where the 2 will get cancelled and here will remain the only √gh। yes or no? यस सर। After that, if we use the Bernoulli's principle over here, Bernoulli's theorem अगर यूज करें, Bernoulli's theorem का इक्वेशन क्या होगा? अच्छा, Bernoulli's theorem ही क्यों? Bernoulli's theorem ही क्यों यूज कर रहा हूँ? एनी रीजन? कोई तो रीजन होगा। या तो देखो बर्नौलीज थ्योरम यूज करने के बाद आप v2 फाइंड आउट करो, या फिर डायरेक्ट आपको v का फॉर्मूला पता है ना, v इज इक्वल टू √2gh। सॉरी गाइस, थोड़ी डिस्टरबेंस है यहाँ पे। देखो ये वाला जो इक्वेशन मिला है वो बर्नौलीज थ्योरम से ही मिला है ना। अगर v2 फाइंड आउट करूंगा तो v2 का फॉर्मूला अगेन क्या होगा? √2gh। यस और नो एवरीवन? यस सर। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग यूज कर लें, दैट इज द इक्वेशन 1 एंड हियर वी गेट द इक्वेशन नंबर 2। सर v2 तो 3gh आएगा ना? 3? देखो जब आप v2 का फाइंड आउट करोगे ना तो v2 नीचे की तरफ है,
तो उसके ऊपर भी तो डेंसिटी है ही है ना, फ्लूइड तो है ही है, इसके ऊपर भी फ्लूइड है। अगर मैं V2 को ओपन करूंगा तो V2 का तो कंपार्टमेंट खाली होगा ही होगा, साथ में V1 का भी हो जाएगा। हाँ सर। दो अलग अलग डेंसिटीज रिप्रेजेंट किए हैं, याद रखना, ठीक है। दो अलग अलग डेंसिटीज को खाली रिप्रेजेंट किया हुआ है, बस और कुछ नहीं। वह आपका कॉमन सेंस होगा कि अगर नीचे वाला कॉलम ओपन कर रहे हैं तो ऊपर वाले कॉलम का भी पूरा फ्लूइड इफ्लक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे विल यूज द V1 अपॉन V2, दोनों इक्वेशन नंबर 2 के टर्म्स को भी हम लोग यूज कर लेंगे। V1 क्या होगा, √GH अपॉन √2GH, everything get cancelled, 1/√2। yes or no everyone? तो सेकेंड इक्वेशन बताओ ना हमें। कौन सा, ये वाला? सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, सेकंड इक्वेशन। हाँ सर। इफ्लक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पर हाइट को कुछ भी रिप्लेस नहीं करना है। देखो यहाँ पे दो स्मॉल की होल किए हम लोगों ने, H/2 एंड 3H/2। ओके, 3H/2 कहाँ पे किया हुआ है, V2 में। तो मतलब यहाँ पर जो होल किए हैं तो उससे जब वाटर इफ्लक्स होना शुरू होगा तो वो दोनों कॉलम को खाली कर देगा ना। ऊपर हाँ वाला सर। V1 से सिर्फ फर्स्ट कॉलम ही खाली होगा, और सेकंड में क्या हो जाएगा, टोटली खाली हो जाएगा। मतलब वहां पर टोटल फॉर्मूला यूज करना है, मतलब √2GH। हाँ सर, सिर्फ समझे अभी। 3H/2 यूज नहीं कर लेना, उन लोगों ने कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दिया है, और यहीं पे लोग ब्लर होंगे। मोहम्मद, ये समझे या नहीं? कंडीशन में देखो, कंडीशन में थोड़ा बहुत घुमाएंगे ये लोग। रब करूं, आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, डू इट। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। कीर्ति, कर रहे हो या नहीं? देखो यहाँ पे अ बॉडी ऑफ डेंसिटी D1 एंड मास m इज मूविंग डाउनवर्ड्स इन ग्लिसरीन ऑफ डेंसिटी D2, मतलब ग्लिसरीन की डेंसिटी है। व्हाट इज द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन इट? व्हाट इज द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन इट? वैसे बहुत सिंपल है, थोड़ा सा भी सोचोगे ना मिल जाएगा इसका आंसर।
If you are done, then let me know, huh? Done all? Kirti, Mahalakshmi? No wonders? Abhishek? Shall I do, everyone? इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था गाइस, जो इतना ज्यादा टाइम लगा रहे हो आप लोग। सिंपल सा टर्म है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अच्छा, वॉल्यूम किस पे डिपेंडेंट है? मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। यस और नो? Yes, sir. यस और नो ऑल? Yes, sir. तो यहाँ पर अगर मैं m1 m2 रख लूं, m1 अपॉन d1, राइट, और यहाँ पे m2 अपॉन d2, एंड इफ यू फाइंड आउट द m2 फ्रॉम देयर, so m1 upon d1 into d2. Yes or no? That is our equation number 1, right? After that, viscous force. Viscous force किस पे इफेक्ट करेगा? दो वेट है यहाँ पे, एक बॉडी का वेट है। बॉडी का वेट क्या है? मास ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब m1g। यस और नो? और यहाँ पे जो सेकंड बॉडी है उसका क्या होगा? m2g, where the gravity get common, m1 minus m2, ग्रेविटी कॉमन होगी, राइट? कीप दैट m1 एज इट इज, और m2 की जगह पे क्या हो जाएगा? m1 d2 अपॉन d1 इंटू ग्रेविटी। यस और नो ऑल? सेम काम यहाँ से भी, m को भी कॉमन कर लेंगे, बिकॉज ये m1 कॉमन हो जाएगा दोनों साइड में। सो m1 g1 माइनस d2 अपॉन d1। यस और नो ऑल? कितना डिफिकल्ट था? मोहम्मद, महालक्ष्मी, कीर्ति, अभिषेक? अब क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 किसी को समझ में आया?
ओके, डू इट। इसको रब कर दूं ना? डन गाइस, शुड आई ट्राई? मैं ट्राई करूं? Okay, Mohammed. An object of weight W and density rho is submerged in a fluid of density rho 1. Its apparent weight will be. तो जो apparent weight होता है वो true weight होगा, like apparent weight. अगर apparent weight दिया है मतलब true weight भी होगा, yes or no? Yes, sir. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबमर्ज हुआ है जिसके अंदर अपथ्रस्ट अप्लाई होना नेसेसरली है। अपथ्रस्ट, तो यहाँ पे हमारा जो ट्रू वेट है W और जो अपथ्रस्ट होगा तो हमारे वेट में क्या अप्लाई करता है, बोलो। देखो सेम कंडीशन होगा, अपथ्रस्ट में दोनों की डेंसिटीज भी यूज हो जाती है, समझ रहे हो? यहाँ पर दो चीजों की डेंसिटीज भी यूज हो जाती हैं। वेट कॉमन होगा 1 माइनस ρ1 अपॉन रो। देखो रिलेटेड कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी। गैस क्वेश्चन 6 जो है ना वो साथ में करते हैं, आप लोग अकेले मत ट्राई करो, एक एक पॉइंट चलते हैं हम लोग, ठीक है? पहले लिख लो क्वेश्चन नंबर 5, लिख लो फटाफट। ये रब कर दूं? Okay. Now the question number 6. Read it. Read करो। Question number 6 read करो।
कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा है? A spherical solid ball of volume V is made of a material of density rho 1. It's falling through a liquid of density. याद आ रहा है? कौन सा कंडीशन होगा यहाँ पे? कोई कंडीशन जब ना याद आए ना तो ऐसा एक स्फेरिकल बॉल बना लो जो फ्लूइड के अंदर ट्रैवल कर रहा है, मतलब उसकी जो वेट होगी फोर्स की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मास ड्यू टू ग्रेविटी. यस, इसी को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं v रो 1 इंटू डेंसिटी, मतलब मास को रिप्लेस कर दिया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. ओके, सिमिलरली a spherical ball of volume v is made of a material of density rho 1, इसलिए rho 1 दिया है वहां पे. It is falling through a liquid of density rho 2. Rho 2 is less than rho 1. Okay, assume that the liquid applies a viscous force. याद रखना लिक्विड क्या अप्लाई कर रहा है? विस्कस फोर्स अप्लाई कर रहा है. तो यहाँ पर अब दो चीजें होंगी, बॉडी का वेट ऊपर जाना शुरू कर देगा, ठीक है, जो वेट है ऊपर जाएगा किसकी वजह से? लिक्विड के विस्कस की वजह से. तो मास को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे वॉल्यूम इंटू रो 2 इंटू ग्रेविटी, और विस्कस फोर्स भी यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में ही है. यस और नो ऑल? विस्कस फोर्स भी क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में. ये डायग्राम समझे? यस और नो गाइस? ओके ओके, अब आगे क्या लिखा है यहाँ पे? assume that the liquid applies a viscous force on the ball that is proportional to the square of its speed. okay, तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला दिया है यहाँ पे, देख रहे हो? विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है विस्कस फोर्स which is equal to minus kv square. is that clear all? और ये कंडीशन दिया हुआ है कि जो कांस्टेंट है वो ग्रेटर है 0 से. अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ पे है? कहीं तो देखा हुआ ये फॉर्मूला. क्या मैंने आप लोगों को ऑसिलेशन चैप्टर करा दिया है? हाँ सर. रिस्टोरिंग फोर्स फॉर्मूला याद है? हाँ सर. Yes, sir. F is equal to minus kx. Yes. यस सर. उसी फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे एक इमेजिनरी फॉर्मूला दे दिया इन लोगों ने. द टर्मिनल स्पीड ऑफ द बॉल इज, ओके, वी नीड टू फाइंड आउट द टर्मिनल स्पीड ओवर हियर, राइट ऑल? क्या फाइंड आउट करना है हमने? बोलो. टर्मिनल स्पीड फाइंड आउट करना है ना. टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखे थे आप लोगों ने? टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखे थे? मैं याद दिला दूं, v is equal to 2/9 r square g rho minus sigma upon eta. yes or no? यही था ना, कुछ और था? यही था सर. Yes, sir. यही था. yes or no everyone? अब जरा चारों ऑप्शंस में ढूंढते हैं, कुछ मैच हो जाए शायद. देखो कुछ मैच होता है क्या कहीं से? और अगर मैच नहीं होगा तो जैसा हम लोगों ने सॉल्व किया है टर्मिनल वेलोसिटी को, सेम फॉर्मेट में आपको उसको सॉल्व करना होगा. लाइक ये लिखा आप लोगों ने, ये लिखे क्या? यस सर. रब कर दूं? ओके, नीचे लिख रहा हूं उसके. यहाँ सबसे पहले क्या है कि फोर्स F1 और F2 ऐसे दो फोर्सेज होंगे, ठीक है? तो एक क्या हो जाएगा? अपवर्ड फोर्स हो जाएगा, और एक क्या होगा? डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा, राइट? यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पर जो फोर्स है सबको साथ में अगर मैं लिखूं तो F1 विच इज इक्वल टू F2, और F2 ऊपर की तरफ है ना, ये F1 और ये
F2, राइट। तो F2 के साथ क्या है, विस्कस फोर्स भी है, राइट? यस और नो? ये कॉन्सेप्ट समझे? हाँ सर। ओके। ये सारे फोर्सेस एक दूसरे से इक्वल है। इन दोनों को अगर इक्वल की दूसरी साइड लेके आ जाऊं तो कैसे दिखाई देंगे? F1 माइनस F2 माइनस FV इज इक्वल टू 0, राइट? हाँ सर। F1 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? V वॉल्यूम है यहाँ, ρ1 इंटू जी माइनस F2 की जगह पे क्या होगा? V ρ2 रूट जी जी, और विस्कस फोर्स क्या गिवन है? माइनस के आर स्क्वायर R स्क्वायर के V है ना, V V वेलोसिटी है ना। यस और नो एवरीवन? सर वो प्लस हो जाएगा। देखो ये माइनस के वी स्क्वायर जो कंडीशन यहाँ पे गिवन है, ओके, उसको एज इट इज टोटल टर्म में ही हमेशा रखना है। लाइक एग्जैक्ट फॉर्मूला अगर मैं आप लोगों को दूं, एक से ये वाला पॉइंट समझे आप लोग? ये इतना समझे? हाँ सर। विस्कस फोर्स सेम F2 के डायरेक्शन में है, तो इसका ये जो नेगेटिव पॉजिटिव वर्क नहीं करता है, ठीक है? ओके। क्या V फाइंड आउट कर सकते हो? वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। ये है V वेलोसिटी, यहाँ ये बाकी दोनों वॉल्यूम है। मतलब K को अगर मैं दूसरे साइड लेके जाऊं, ऑप्शन बी देखो, केवी को इक्वल के दूसरे साइड लेके गए हम लोग, सर वही है। के को डिनोमिनेटर में भेज दिया, विल टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, वॉल्यूम और ग्रेविटी को कॉमन ले लिया। यस और नो? यस सर। फिर बस हो गया। उसके बाद आगे का ये लिख लो। और क्वेश्चन नंबर 7, सर ए आ रहा है। ये है सबको? अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 1, हाँ सर। आया ना? यस सर। मोहम्मद किया आपने, महालक्ष्मी गुडा, ओके ओके।
That's you. Kirti, what about you? Kirti, Sir, actually, I'm outside right now. okay. Question number 8, everyone. Sir, 2:1. Sorry, Sir, option A, 2:1. 9:1. Yes, sir. 8th हो गया. Hmm. हाँ लक्ष्मी, 8th हो गया. हाँ सर, 8:1 का ही। 8th का 2:1 ऑप्शन डी में। सॉरी सर, ऑप्शन गलत बोल दिया मैंने। 2:1 ही आंसर ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी में, मतलब ये 9th आप बता रहे हो. 8, question number 8. सर 8:1 सर, 2:1। ओके, 8th 1 के लिए कितना आया? 2:1. यस सर। कितने लोगों को आया भाई? So, मोहम्मद, क्या है आपको? ऑप्शन सी. रियली? राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, याद है? सरफेस टेंशन yes, H sir. is equal to 2T 2 cos theta upon R rho G. Yes or no, everyone? यस सर। Where the H, which is inversely proportional to 1 upon R. Hmm. ढूंढना क्या हमने? H1 H2। Divisor. H1 upon H2. Yes, तो क्या होगा? R2 upon R1. Yes or no? yes, यस sir. सर। तो R2 upon R1 तो गिवन ही है. R2 R1, इक्वल टू 2R1। हाँ. तो मतलब यहाँ पे क्या R1 अपॉन R2 दिया हुआ है 1:2, तो उसी को उल्टा लिख लेंगे हम लोग 2/1. खत्म. समझे ये? यस सर। क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9, everyone.
अच्छा, मैंने अभी तक आप लोगों का लॉज ऑफ मोशन नहीं कराया ना? नो सर। आप लोग जरा करो, हाँ मैं देखता हूँ। अगले वीक लॉज ऑफ मोशन करें, इफ यू ऑल डोंट माइंड देन। हाँ सर। मुझे क्या लग रहा था कि लॉज ऑफ मोशन मैंने आप लोगों को करा दिया, इसलिए मैंने नहीं कराया उसको। Next week we'll do laws of motion, everyone. Huh? नाइन हो गया। Done all. Should I try? डन सर। गाइस यहाँ पर तो ये एक्सेस प्रेशर ऑफ सोप बबल और नॉर्मल बबल के लिए बोला हुआ है। मतलब द प्रेशर, सॉरी, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल ऑफ रेडियस r1 इन एयर इज इक्वल टू द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ एयर बबल। तो दो टाइप के हमारे पास फॉर्मूलास क्रिएट होंगे। एयर के लिए क्या होगा 2t अपॉन r, और एक्सेस प्रेशर के लिए जो सोप बबल होगा उसके लिए क्या होगा 4t अपॉन r। यस और नो? यस सर। ये तो हाईलाइट करके दिया हुआ है आप लोगों के नोट्स में। लाइक मैंने जब लिखाया हुआ था आप लोगों को ये पॉइंट्स दिए थे। तो फॉर सोप बबल हम लोग रख लेते हैं P1। तो सोप बबल 2t अपॉन सॉरी 4t अपॉन r है ना, सोप बबल के लिए। ओके, तो सोप बबल के रेडियस को क्या दे दिया r1, और एयर बबल को क्या दे दिया हम लोगों ने 2t अपॉन r2, क्योंकि वहां पे स्पेसिफाई किया हुआ है। ओके, ढूंढना क्या हमने R1 अपॉन R2। r1 अपॉन r2। क्वेश्चन में कोई कंडीशन inside P1 is air equal to bubbles P2। of radius r2 inside the soap P1 bubble is solution। ओके, r1 is to r2, मतलब क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया, राइट।
यस और नो? Yes, sir. अब एज पर क्वेश्चन देखें तो दे बोथ आर अ प्रेशर, इट मींस P1 which is equal to P2, Yes, sir. तो P1 की जगह पे क्या होगा 4T अपॉन R1 और यहाँ पे क्या होगा 2T अपॉन R2. टाइम विल गेट कैंसल, सॉरी टेंशन विल गेट कैंसल और यहाँ पर खाली क्या रहेगा 2, तो 2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R2, राइट? Yes, sir. तो मतलब R1 को ऊपर लेके जाएंगे, 1 को नीचे लेके जाएंगे. तो पहले इसको इक्वल में कन्वर्ट कर लो. इक्वल में कन्वर्ट करने के बाद R1 इज टू R2 या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो आप लोग. और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2:1. सेम 8 के ही जैसा है ना? Yes, sir. लिख लो सॉल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 10 शुरू कर दो. क्वेश्चन नंबर 10 एवरीवन कर रहे हो? इतना डिफिकल्ट नहीं है गाइस. द प्रेशर एट अ डेप्थ below the surface of a liquid of density rho open to the atmosphere is. I repeat, the pressure at depth h below the surface of liquid of density rho open the atmosphere is. क्वेश्चन समझे क्या? कीर्ति, महालक्ष्मी, मोहम्मद, अभिषेक, प्राची, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? It's asking for relationship between atmospheric pressure and pressure uh, inside the liquid at a certain depth H. Listen, the pressure at a depth h below the surface of a liquid of density rho open the atmosphere is. जब भी हम लोग एटमॉस्फेयर में ओपन करेंगे किसी भी नॉर्मल लिक्विड को तो उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड हो जाता है ना. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा ना रो GH से. हम लोग जब उसको एटमॉस्फेयर में ओपन कर रहे हैं तो yes or no all? Yes, sir. Yes, sir. That is our common sense. Question number 11.
अच्छा, ग्रेटर वाला टर्म किससे मैच हो रहा है? कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है? A. ए। Question number 11, everyone. Do it. क्वेश्चन ध्यान से रीड करना। हाँ, क्वेश्चन जरा ध्यान से रीड करना। Guys, I read that question. A body is floating in a liquid with 50% of its volume outside the liquid. When the entire system accelerates upward with an acceleration g upon 3, the percentage of its volume outside the liquid is. The percentage of its volume outside the liquid is. नए क्वेश्चन समझे गाइस? इस क्वेश्चन में आपको ग्रेविटी चैप्टर हेल्प करेगी। A body is floating in a liquid with 50% of its volume outside the liquid. When the entire system accelerates upward with an acceleration g upon 3, the percentage of its volume outside the liquid is. मतलब हमारे पास क्या है, एक बॉडी है, ओके, जो लिक्विड में फ्लो हो रही है, उसका 50% वॉल्यूम आउटसाइड है लिक्विड से, और 50% क्या यहाँ पे है, अंदर के साइड में है। When the entire system accelerates upwards with an acceleration g upon 3, मतलब जो पूरा सिस्टम है, जो पूरी बॉडी है, वो g upon 3 परसेंटेज से फ्लो हो रही है। The percentage of the volume outside the liquid is. अच्छा, एक बात बताओ, क्या ग्रेविटी पार्शियलिटी करती है क्या? नो सर, 50% ही रहेगा सर। ग्रेविटी कभी भी पार्शियलिटी नहीं करती। जितना एंटायर सिस्टम बोला उन्होंने। यस सर, तो पहली बात तो 50% ही रहेगा सर। उन्होंने एंटायर सिस्टम बोल दिया है, तो 50% नीचे है तो 50% ऊपर भी होगा ना। यस सर। आप लोग सुने क्वेश्चन, समझे ये वाला? उन्होंने Yes, पूरा sir. बताया है, और पूरा बता के ये बोल दिया भाई 50% लोअर है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि उसका 50% अपर होगा। और ग्रेविटी को इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए g/3 दे दिया है। समझ रहे हो? Yes, स्पेसिफाई कर दिया है, तो इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक्सेलरेशन से रिलेट किया है। एक्चुअल ग्रेविटी नहीं, हमारी जी ही होती है। ओके,
सुना सबने? गाइस ग्रेविटी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। Yeah. क्वेश्चन नंबर 12 एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 12 मैं बताऊं क्या आप लोगों को? वैसे ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, बट अगर आप लोग चाहो तो आई डू इट। ट्राई करना है तो कर भी सकते हो। An object floats in a water 10% of its volume outside and oil 30% of its volume outside. The specific gravity of the oil is। ये सिंपल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ढूंढना है। वेट आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग वाटर का रखेंगे, बेसिकली अगर हम लोग वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट चेक करें, सो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यस और नो? So weight of object mass due to gravity is equal to weight of the liquid displaced, yes or no? तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर वही होगा, m1 इंटू जी इज इक्वल टू m2 इंटू जी। इस तरीके से इनको हम लोग रख लेंगे, ठीक है? अब इनको कंडीशंस देंगे जैसा फॉर्मेट यहाँ पे बोला हुआ है, इन वाटर, इन वाटर ओके। अगर वाटर में हम लोग चेक करें तो मास की जगह पे क्या होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी किसकी होगी? ऑब्जेक्ट की होगी, यस और नो? डेंसिटी किसकी होगी? ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट के लिए विल कीप O फॉर ऑब्जेक्ट एंड ग्रेविटी विच इज इक्वल टू कितना टाइम नीचे है ये, कितना परसेंट? 10%. 10% ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड। तो मतलब 90% कहाँ पे है? नीचे है ये। 90% मतलब क्या? 0.9 into density of water into gravity, राइट? मतलब उसका 90% जो पार्ट है वो लिक्विड के अंदर ही है, वाटर में ही है। अब अगर हम लोग ऑयल चेक करें, इन ऑयल, इन ऑयल, अगर ऑयल में चेक करें तो ऑयल में क्या होगा? सेम कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटी विच इज इक्वल टू 0.7 डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू ग्रेविटी। अच्छा मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे 0.7 ही क्यों लिखा? 70% of the object is inside the liquid. Yes, inside the liquid, right? Okay, so here we'll get the two equation, one and that is the equation number 2, right everyone? Yes or no all? Similarly we'll divide equation 2 by Yes. equation 1. Divide equation 1 by equation 2. डिवाइड करेंगे क्या होगा? ये दोनों तो स्टेप कैंसिल ही हो जाएंगे, ये और ये, तो 1 बचेगा, राइट? ग्रेविटी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे बचेगा क्या? 0.9 डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन 0.7 डेंसिटी ऑफ ऑयल, यस और नो? हमें ढूंढना क्या था? Density of oil. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द Specific ऑयल, gravity of oil.
सही। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल का फॉर्मूला लिखो, डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला लिखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। फॉर्मूला समझे? क्या आप निकल सकता है क्या? अब आंसर निकल सकता है या नहीं? मैं Yes, बताऊं sir. आगे भी। डेंसिटी ऑफ ऑयल upon density of water, which is equal to 0.9 upon 0.7 is equal to 9 by 7 is equal to 1.3. Yes or no? ओके, अब गाइस ये बात याद रखना है आप लोगों को कि यहाँ पर अगर डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर पूछा होता तो आप वाटर को ऊपर रखते और डेंसिटी को मतलब ऑयल को क्या करते, नीचे रखते। सुने? Yes, sir. ये लिखा सब लोगों ने? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 एवरीवन डू इट। रब कर दो, चलेगा ना इसे? Yes, sir. क्वेश्चन रीड किया आप लोगों ने? गिवन क्या है चेक किया क्या आप लोगों ने? गिवन क्या है? एरिया 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, Yes, sir. तो 50 इंटू 50 2500 इंटू 10 रेज टू -4, राइट? The submarine is at the depth of 2,000 meters. डेप्थ इज हाइट Yes. 2000 meter and in an ocean anterior of which is maintained at sea level atmospheric pressure is density of sea water is equal to 10 raised to 3 kg per meter cube and gravity should be at 10 meter per second square। तो हो गया ना, सब कुछ तो गिवन है। गेज प्रेशर फॉर्मूला क्या था? गेज प्रेशर फॉर्मूला क्या था? हाइट
into H density rho g. h rho g। तो सब कुछ तो दिया है। हाइट दिया 2000, ग्रेविटी 10 और डेंसिटी 10⁻3। यस और नो? तो प्रेशर मिल जाएगा हमें, गेज प्रेशर क्या मिल जाएगा? 2 into 10⁻7. 2 into 10⁻7। यस और नो एवरीवन? हाइट कितना दिया है? 2000, मतलब 2 into 10⁻3। डेंसिटी कितना दिया है? 10⁻3। ग्रेविटी इज 10, मतलब 2 into 10⁻7 पास्कल, राइट। अब क्या फाइंड आउट करना है? फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो इज, तो फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर दिया है 2 into 10⁻7, राइट। और प्रेशर कितना दिया था? सॉरी, एरिया कितना है? 2500 into 10⁻⁻4, राइट। Yes, sir. तो यहाँ से 2 0, ये 10⁻7 मतलब 10⁻9 और ये 10⁻⁻4। so 2 multiplied by 25 into 10⁻5। yes or no? 50 into 10⁻5, either 5 into 10⁻6। ये दोनों में से ही एक आंसर होना चाहिए। देख लो कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर है? Option D, sir. ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, पूरा गिवन ढूंढो एंड लेट मी नो कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। इफ यू ऑल डन देन लेट मी नो। हाँ, वेरी गुड मोहम्मद। मोहम्मद, फॉर्मूला समझ में आया? एंड व्हाट अबाउट अदर? यस, हाइट वाला। हाइट
हाइट का फॉर्मूला h इज इक्वल टू 2t cos थीटा r रो g दिया है सब कुछ, and that the angle of contact should be a 0 and cos 0 will become a 1. Yes or no everyone? Let me know. क्या गिवन है 2, टेंशन कितना है 0.07 and cos theta will become a 1. Similarly height radius कितना गिवन है again 0.0 सेंटीमीटर 10 raised to minus 2. okay, और डेंसिटी कितना है डेंसिटी नहीं दी है और ग्रेविटी 10 डेंसिटी नहीं गिवन है नो सर हाँ कुछ मेंशन किया है क्या वाटर वगैरह उन्होंने the rise in the water level in a capillary tube दिया है ना वाटर दिया है ना यहाँ पे keep it 10 raised to 3 वाटर है ना and gravity is 10 right तो सिंपल यहाँ से कुछ चीजें 0.07 0.07 get cancel 10 raised to minus 2 10 raised to 4 so it will remain only 10 raised to 2 10 raised to 2 ऊपर जाएगा so 2 into 10 raised to minus 2 2 into 10 raised to minus 2 meter it means 2 centimeter right yes or no everyone question number 15 everyone do it
Done all? Done everyone? क्वेश्चन रीड किया क्या आप लोगों ने? क्वेश्चन रीड किया क्या? A hole is in the bottom of the tank is having water. If total pressure at the bottom is 3 atmosphere, that 1 atmosphere is equal to 10 raised to 5 Newton per meter square. Then the velocity of water flowing from the hole is. Listen, कैलकुलेट यहाँ पे करना है हमने वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी फॉर्मूला, बिकॉज द होल विच शुड बी कम्स आउट, मतलब ई फ्लक्स हो रहा है यहाँ पे, तो ई फ्लक्स का फॉर्मूला v इज इक्वल टू √2gh, ये फॉर्मूला है, राइट? जिसके अंदर ग्रेविटी और 2 की वैल्यू तो हम लोगों को मिल गया है। हाइट के लिए क्या करें? हाइट के लिए क्या करेंगे मोहम्मद? हाइट के लिए क्या करें? जी सर। सर प्रेशर का Option? फॉर्मूला सर यूज करेंगे सर, क्या रो था जी एच, फॉर्मूला प्रेशर? रो जी एच। √gh, ओके। सर हम लोग को डेंसिटी मालूम है 10⁻³ है, जी 10 है और एच मिल जाएगा, प्रेशर भी दिया है सर। h ρg, राइट? हाइट, डेंसिटी एंड ग्रेविटी। हाइट फाइंड आउट करेंगे, क्या हो जाएगा? प्रेशर अपॉन डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, राइट एवरीवन? प्रेशर कितना दिया था? 3 × 10⁵. 3 × 10⁵. एंड Density 10⁵. डेंसिटी 10⁵ और ग्रेविटी 10, मतलब 10⁴। टू एटमॉस्फेयर दिया है, क्या दिया है? सर हाइट क्या मिला आप एटमॉस्फेयर का लोगों कन्वर्जन दिया है सर उन लोगों ने, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। को? तो 3 एटमॉस्फेरिक हो जाएगा। लिसन, यहाँ पर प्रेशर के कुछ और कंडीशंस आप लोगों को अप्लाई करने होंगे, डायरेक्ट नहीं होगा ये। वेट, आई लेट यू नो। यहाँ पे प्रेशर विच इज इक्वल टू, वी हैविंग अ टोटल प्रेशर, so that total pressure which is equal to the atmospheric pressure that should be the P naught, and pressure due to the water column, तो वाटर कॉलम के लिए हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे P डैश, ओके? और हमें फाइंड आउट क्या करना है? वाटर कॉलम का प्रेशर फाइंड आउट करना है, which is the pressure, total pressure which is minus the atmospheric pressure. टोटल प्रेशर कितना गिवन है? 3, और हमारे पास जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है वो 1 है, दैट शुड बी 2, समझे? 2 मतलब 2 × 10⁵. अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, h ρg, राइट? हाइट फाइंड आउट करेंगे, so pressure, density, gravity, so here we'll having the 2 × 10⁵ और into 10⁴ कैंसिल होगा, इट विल बी 20। कितने लोगों को हाइट 20 मिला है? मोहम्मद, कौन सा ऑप्शन राइट था? सर मुझे हाइट 30 मिला, तो मुझे ऑप्शन बी मिला सर। अभी ऑप्शन ए ऑप्शन आएगा। बी नहीं, ऑप्शन ए आएगा, यस सर। क्योंकि वो कंडीशन नहीं समझे ना। यस सर, समझा अभी। क्योंकि टोटल प्रेशर है, तो टोटल प्रेशर में 2 प्रेशर ऐड हो जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर ड्यू टू अ वाटर कॉलम। यस और नो एवरीवन? सिमिलरली गाइस, जो क्वेश्चन नंबर 16 है, एक बार ट्राई करना, व्हिच इज अ सिंपल 17 बता के जाओ, थ्योरेटिकल है, जरा सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा? सर फ्लूइड प्रेशर। Water rises in a plant fibers due to
ड्यू टू कैपिलैरिटी, याद करो मैंने बताया था द राइजिंग एंड फॉलिंग फिनोमिना ऑफ अ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब। तो हम लोगों ने प्लांट के रूट का भी एग्जांपल लिया था, याद करो मोहम्मद। यस सर याद आया। Done everyone? We'll stop you all. जा सकते हो आप लोग। Bye everyone, bye all. थैंक यू सर।